प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो इक्वेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी उसके सॉल्यूशन को निकालने की प्रोसेस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एक आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म सपोज करो ये दे रखी है dny अपॉन dxn, p1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 एंड सो ऑन इक्वल्स टू qx। पहला काम तो ये मान लो इक्वेशन दे रखी है, इसके नीचे मैंने और लिखा है, मीन्स इस इक्वेशन को ये लिखो या फिर ये लिखो, ये दोनों सेम है। तो इसको कैसे लिखते हैं वो सीखने। dn अपॉन dxn, यहाँ पे आप लोग d अपॉन dx जहाँ कहीं भी मिले इसको आप d मान लो। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी y लिख दो, तो ये d ऑपरेटर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो dn अपॉन dxn दैट इज कैपिटल Dn, ये आ गया, और y यहाँ से मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि सब में यहाँ पे y आएगा, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, ऐसे तो सब में से y हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट, इसकी जगह पे dn माइनस 1, इसकी जगह पर dn माइनस 2, p1 p2 एंड सो ऑन, ओके, और y इज आउट एंड ऑपोजिट में qx। अब आपके पास में इस इक्वेशन को लिखूं चाहे ये लिखूं, दोनों एक ही इक्वेशन है और दिस इज वन, और यहाँ पे जहां आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू कैपिटल dy। अब क्योंकि हम जो सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं किस तरह की इक्वेशन है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके जो कोफिशिएंट दे रखे हैं, यहाँ पे जो 1 है, यहाँ p1 है, ये p2 है और ये जो pn है, इनके जो कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, अचर। अचर गुणांकों वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे निकालें वो प्रोसेस सीख रहे हैं। अभी तो हमने देखा कि कैसे इक्वेशन, किस रूप में इक्वेशन दी जाएगी, और राइट हैंड साइड में ये आपका qx, qx इज फंक्शन ऑफ x, x का कोई भी फलन हो सकता है। हाँ, जानकारी के तौर पे और बता दें आपको कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो x के रेस्पेक्ट में है, जैसे यहाँ पे x है, ऑलवेज ये राइट हैंड साइड टर्म्स, जैसे यहाँ पे अभी qx लिखा है, अगर यहाँ x है तो यहाँ मस्ट x का ही फलन हो। अगर मैं यहाँ पे t लिखता तो यहाँ पे किसका फंक्शन होना चाहिए, t का फलन होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई z लिखा हुआ है तो z का ही फलन होना चाहिए। ये आपको थोड़ी जानकारी पे रखना है कि हमें इक्वेशन प्रोवाइड तो की जा रही है बट उसमें देखना है कि टर्म्स किस रूप में दे रखी है। चलिए अब बात करते हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। अभी तो हमने समझा इक्वेशन कैसी है, अब इक्वेशन का पता चल गया कि इस तरह की इक्वेशन है। अब हमें इसका सॉल्यूशन जो देगा है इस रूप में आएगा, यानी कि आप जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा, व्यापक हल जो होगा इस इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वलेंट टू CF प्लस PI, ठीक है। ऐसी इक्वेशन के दो ही पार्ट होंगे, ये व्यापक हल CF प्लस PI के रूप में होगा। ये जो CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज विशिष्ट इंटीग्रल या फिर विशिष्ट समाकलन कह दो। अच्छा, व्यापक हल यहाँ पे किस रूप में आएगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। ये एक फॉर्मेट है, पूरा ध्यान रखना है आपको, y कहाँ रखना है। देखिए यहाँ से सीखिए, हमने यहाँ से कॉमन क्या किया y, तो y इक्वल टू CF प्लस PI। सपोज आगे वाले क्वेश्चनों में या फिर और क्लास में किसी और टॉपिक में अगर यहाँ पे y की जगह पे z लिखा हुआ गया तो आप z इक्वल टू CF प्लस PI लिखें, ठीक है। और यहाँ पे अगर t लिखा हुआ है तो t इक्वल्स टू लिखना है। अब ये CF और PI किसकी टर्म में होगा, राइट हैंड साइड में। अगर x का फंक्शन है तो ये दोनों ही फंक्शन x के ही होंगे, ओके। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे, बट इससे पहले अपन थ्योरी का पार्ट कवर करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन यानी कि आपके पास y इज इक्वल टू CF प्लस PI। नाउ अब यहाँ पे अपन देखेंगे
कि क्योंकि अभी इस इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है डिपेंड कर रहा है CF और PI के भागों पर। मतलब हमें CF भी निकालना होगा और PI भी निकालना होगा। तो CF कैसे निकालते हैं और PI कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम इस काम को CF के थ्रू करेंगे कि भाई CF निकालने का प्रोसेस क्या होगा। तो आज हम सीखेंगे इसमें CF कैसे निकालते हैं। तो देखिए CF निकालने का जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इस तरह की इक्वेशन में जो CF निकाला जाता है उसके लिए आप सबसे पहले समीकरण जो एक है उसकी क्या निकालोगे, सहायक समीकरण। फर्स्ट वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, या जो प्रोवाइडेड इक्वेशन है उसकी अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, जो हमारे पास में D है उसकी जगह M रख दो, D की जगह पे M रख दो, और राइट हैंड साइड जो टर्म्स दे रखी है उसको 0 के इक्वल कर दो, तो आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपके पास जो अभी इक्वेशन नंबर 1 थी वहां पे D की जगह M रखा, तो आपके पास कुछ ये आ गया, राइट हैंड साइड को 0 कर दो, सिंपली आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। यहां तक तो काम क्लियर। अब देखिए इसके आगे आप लोग क्या करो, यहां पर जो भी इक्वेशन मिले, हो सकता है ये M के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, हो सकता है ये क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए, त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण, 5 घात की समीकरण, जो भी हो आप इसे सॉल्व करिए। किसके लिए, फॉर M, मतलब M की वैल्यूज निकालिए। तो ये जो वैल्यूज आपके पास में मिलेगी ये अलग अलग केस डिवाइड करेगी। हो सकता है आपके पास में इसमें आने वाले मान जो वैल्यूज होगी वो आपके कुछ रियल होगी, रियल के साथ में हो सकता है वो इक्वल भी हो, अनइक्वल भी हो सकता है आप निकालो रूट्स और वो इमेजिनरी आ जाए, और इमेजिनरी के साथ में या तो इक्वल केस होगा या फिर अनइक्वल, या फिर मिक्स में रियल, कुछ रूट्स इसके रियल हैं और कुछ रूट इमेजिनरी हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस रहेगा वो इसको सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा। तो इससे अपने पास में कुछ केस अराइज होते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए पहला केस ये है कि यदि इस M के जो मान निकाले आपने वो वास्तविक या वास्तविक के साथ में असमान है, मतलब आपके पास में रियल है, जैसे कि 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया क्यूबिक इक्वेशन में, तो तीनों क्या है, रियल तो है लेकिन अलग अलग है। तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट कह सकते हो, अलग अलग। जब M की वैल्यूज ऑफ M आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल हो, तो क्या करना है, मान लो M की आपने वैल्यू निकाली और एक वैल्यू M1 आई, एक वैल्यू M2 आई, एक वैल्यू M3 आई, ठीक है। तो आप इस केस में CF क्या करेंगे, इस तरह से निकालें, देन CF इक्वल्स टू, ये फॉर्मेट है बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है, ये वाला, ये फॉर्मेट याद रख लो। तो CF क्या आया, C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x प्लस, इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। सपोज ये 2 4 6 था तो यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 4 रख दो, आगे वाले में 6 रख दो, इस तरह से मिलता जाएगा। हाँ, ये एक और जानकारी में, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर की है तो उसमें कांस्टेंट भी 2 ही होंगे, और अगर आपके 3 ऑर्डर की इक्वेशन, ऑर्डर का मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रखा है, 4 ऑर्डर की इक्वेशन है तो C1 C2 C3 C4 तक जाएगा आपका काम, ठीक है। चलो इसको और पढ़ेंगे आगे और देखते हैं। अब M के ये मान से आपको ये पता लग गया कि CF ऐसे निकालते हैं। हो सकता है M जो आप निकाल रहे हो वो वास्तविक तो है लेकिन इक्वल आ गया। सपोज करो आपने रूट 3 निकाले, तीनों में से मान लो तीनों रूट 2 2 आ गए, 3 3 3 3 आ गए, 4 4 4 4 आ गए, या फिर आपके पास में इक्वल वाला केस हो। तो ये कहता है लेट M के अगर मान लो 2 मान निकाले, दोनों सेम यानी 2 इक्वल, तो आप क्या करोगे, CF इक्वल्स टू C1 प्लस C2x e टू द पावर mx, यानी जो इक्वल रूट, सपोज करो ये 2 और 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है। और सपोज करो कि 2 की जगह 3 रूट इक्वल है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू द पावर mx, और m की जगह पे जो इक्वल रूट आपको मिला है वो यहाँ पे रख देंगे। सपोज करो 4 इक्वल रूट हो गए तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4 एक्स क्यूब और मल्टीप्लाई में e टू दी पावर mx। कितना प्यारा ये काम हो गया आपका। अब देखिए ये तो हो गए रियल वाले केस, अब अपन देखते हैं इसके अंदर इमेजिनरी।
मतलब काल्पनिक। सपोज m की जो वैल्यू आपने निकाली वो इमेजिनरी के साथ में अनइक्वल है। अनइक्वल और इमेजिनरी से मतलब क्या हुआ, जिसमें आयोटा हो। मान लो आपने रूट निकाले और वो आयोटा की फॉर्म में आ रहे हैं। सपोज m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, दो रूट है, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो सिंपल ये कहता है CF आप इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू रख दीजिए, e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा x, मतलब अल्फा को यहाँ रखना है और बीटा को इन कॉस और साइन के एंगल में रख लेना है। ठीक है, C1 C2 आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा। ये तो हो गया आपका थर्ड केस। और चौथा केस कहता है कि अगर आपके पास m की वैल्यू इमेजिनरी हो और इक्वल हो तो क्या करोगे। तो ये कहता है कि जब ऐसा केस बने तो आप ऐसे काम करो, लेट अल्फा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा माइनस बीटा, इस तरह से अगर आपको दे रखा है, यानी अल्फा प्लस आयोटा बीटा 2 बार आ गया, अल्फा माइनस आयोटा बीटा 2 बार आ गया, तो आप लोग e रेज टू अल्फा एक्स C1 प्लस C2 cos बीटा एक्स, C3 प्लस C4 x साइन बीटा एक्स, इस तरह से आप लोग इसको लिखेंगे। तो अब देखिए बेटा इसमें क्या होगा, मान लो कोई कहे सर हमारे पास में ऐसे ऐसे रूट 3 बार आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अरेंज करो C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर, C4 प्लस C5 x प्लस C6 x स्क्वायर, इस तरह से उसको रीअरेंज करेंगे। तो वैसे ऐसे जो इमेजिनरी रूट और अनइक्वल वाला केस हो और ज्यादा रूट इसमें मिले, ऐसा कभी आएगा नहीं। सिंपली 1 या 2 तक बहुत रेयर केस में आपको मिलते हैं इसमें। ठीक है, चलिए ये 4 केस हो गए। अब इनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके पास एक इक्वेशन ये और इस इक्वेशन को हमने डी फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इस डी फॉर्मेट में लेके आगे y को बाहर लिख दिया, सामने 0। अब सामने जब भी 0 आए तो उस केस में याद रखना, सब ध्यान रखना कि उस केस में उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे QX 0 हो गया। तो जो आपका y होगा, यहाँ पे y है, y मिलेगा व्यापक हल में, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI आएगा। तो यहाँ पर PI 0 हो गया तो y का पूरा मान CF पर डिपेंड करेगा, मतलब CF निकालो और व्यापक हल निकाल लो। तो अभी अपने पास में यही मान के चलो QX अभी नहीं है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो इसको चेंज कर दिया डी फॉर्मेट में। जैसे ही चेंज किया अब अपन क्या करेंगे, 4CF निकालने जा रहे हैं। तो क्या निकालोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। ये निकाली हमने सहायक समीकरण, ये सहायक समीकरण। क्या करना होता है, डी हटा के m रख दो, ये रख दिया। अब ये एक त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है ये, त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन हो गई है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये छोटी क्लासों में हमने सीखा है, आई थिंक सबको ये ध्यान होगा। आप इसको फैक्टोराइज कीजिए। सपोज इसके फैक्टर ये आ गए, ठीक है ना, तो ये आप फैक्टर कर लेना। m की ट्रायल मेथड से देखोगे तो शायद आई थिंक m इक्वल्स टू 1 रखोगे तो इसमें ये 0 हो जाएगा। तो m माइनस 1 का इसमें डिवीजन करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको फैक्टोराइज करोगे तो ये 2 इसके रूट्स मिल जाएंगे। तो m की 3 वैल्यूज क्या मिली, इसको 0 किया 1, इसको 0 किया 2, इसको 0 किया 3, तो m की 3 वैल्यूज आर 1 2 3। ऑब्जर्व दैट, इसके ऊपर आप ध्यान रखो 1 2 3 रियल भी है और अलग अलग है। तो अपना केस क्या कहता है, CF इक्वल टू C1 e की पावर m1x, C2 e रेज टू m2x, C3 e की पावर m3x। तो m1 m2 m3 ये रख दो। इनको ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं कि 1 2 3 ऐसे लिखो, यहाँ 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, कुछ भी लिखो, लिखना इसकी पावर में है। तो ये CF आ गया, ठीक है। अब अगर ये CF ये है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, PI इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू ओनली 4, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे ये एक इक्वेशन 4 ऑर्डर की दे रखी है और 4 ऑर्डर से हमने इसको डी फॉर्म में चेंज कर दिया, राइट हैंड साइड पार्ट 0 दे रखा है, तो PI तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से काम करें। 4CF के लिए क्या निकालोगे, एक्सिलरी इक्वेशन, डी हटा के m रखो, राइट हैंड साइड 0 रखना है, ऑलरेडी 0 है, 0 रख दिया। m4 2m क्यूब 3m स्क्वायर 2m प्लस 1 फैक्टोराइज।
अब इसको भी फैक्टराइज ट्रायल मेथड से करते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 घात की समीकरण है। तो जब कभी भी इस तरह की इक्वेशन आए तो मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 यानी कि इनके कोफिशिएंट इस तरह से चल रहे हो, ठीक है ना। और ये एक तरह से फॉर्मूले के तौर पे याद कर सकते हो 1 2 3 और 1 2 3। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट दे रखा है ये होल स्क्वायर होता है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो फैक्टर निकलेंगे नहीं तो अपना काम अधूरा हो जाएगा। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके जो फॉर्मूले के रूप में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वैसे उसको याद रखते हैं, वैसे इसको भी आप लोग याद रख लें, ये एक तरह से फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे आप लोग m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है इसके फैक्टर कर लेना धराचार्य सूत्र से। तो इसके फैक्टर हो गए ये, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर भी हो गए। तो ये रूट कौन से हो गए आपके, इमेजिनरी प्लस अपने पास में इक्वल वाला केस हो गया। तो अल्फा इज द माइनस हाफ, अल्फा इज माइनस हाफ एंड बीटा इज इक्वल्स टू √3/2। सो इस पूरी इक्वेशन में e रेज टू अल्फा एक्स प्लस ये ब्रैकेट में c1 प्लस c2x कॉस बीटा एक्स, c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स, बीटा की जगह बीटा और अल्फा की जगह अल्फा रखें। तो यहां तक तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसके लिए मैं और कुछ केस बताऊं। मान लो आपके पास में कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपने m निकाला, मान लो 2 भी आ गया 3 भी आ गया, साथ में मान लो 4 आ गया। तो ये कौन सा केस हो गया, रियल रूट है लेकिन कुछ इसमें रिपीट ये अनइक्वल हो गया और कुछ इक्वल हो गए। तो ऐसे केस में जो CF होगा वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो c1 इंटू ई रेज टू 2x प्लस c3 इंटू ई रेज टू 3x, सॉरी 2, ये 2 कर दो, प्लस ये दोनों सेम है। तो सेम वाले केस में क्या करते हैं अपन, c1 प्लस c2x ऐसा लिखते हैं। तो c1 आ गया c2 आ गया, अब क्या लिखोगे c3 प्लस c4x और ये फोर्स है तो e रेज टू 4x, ठीक है। अब मैंने जैसे ऑर्डर ये लिखा है ना c1 c2, अब मान लो किसी की इच्छा होगी सर मैं पहले इसको लिखूं और फिर बाद में इसको लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, c1 c2 फिर यहाँ पे c3 c4 आ जाएगा। तो ऑर्डर का कोई विशेष महत्व नहीं है यहाँ पे, ओनली फॉर ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो है उसमें फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास में ये चीज मिल गई। अब मान लो आपके पास m जो निकाला, सपोज करो आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसमें m की वैल्यू निकाली और वैल्यू आ गई ये। मान लो आपके पास 2 भी है 3 भी है और 4 भी है और 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ये अगर इस तरह की वैल्यू, इतने सारे रूट नहीं मिलते हैं बट मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ ताकि ये टॉपिक आपका बहुत मजबूत हो जाए। तो इसका जो CF होगा वो क्या होगा, पहले तो ये हो गए c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 3x, ये तो हो गए रियल और अनइक्वल, और ये हो गया आपके पास में इक्वल। सो हियर c1 c2 के बाद क्या आता है c3 प्लस c4 इंटू ये x और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा e रेज टू 4x। अब क्या करोगे अल्फा बीटा, ये हो गया। तो अल्फा की जगह e रेज टू 2x, ब्रैकेट में क्या आएगा c3 c4 के बाद क्या आता है c5 इंटू कॉस ऑफ बीटा, बीटा कितना है 3 तो ये 3x प्लस c6, c5 के बाद c6 और साइन ऑफ 3x, ये आपका CF हो गया। इतना बड़ा CF किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बट आपको समझाने के हिसाब से मैंने ये चीज बताई है कि आपको ये m कैसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है या फिर मिक्स में मिल रहा है या इस तरह का मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। याद रख लोगे तो ये CF निकालने वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर लोगे। तो जैसा कि आपको मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर जो अभी हमने किया था, यहाँ पे CF तो निकाल लिया। अब CF एक सेकेंड यहाँ पर, यस ये CF आ गया आपके पास में। अब जब CF इसका मिल गया तो PI तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर PI इज इक्वल्स टू हियर 0, ये 0 गया। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसका, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। CF से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसमें बता दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक लेंगे PI निकालना। ओके, थैंक यू।